हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, कल फ्रेंड्स मैंने आपके लिए संडे के दिन आपके लिए मैंने एमसीक्यूज डाले थे। उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे। आज मैं आपको आधुनिक काल शुरू करा रही हूँ। आधुनिक काल का शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, हम आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल हम सब कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी बहुत सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप जाके वो ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल है। अब हम आधुनिक काल पर पहुँच गए हैं और ये भी हमारा शायद फ्रेंड्स मार्च से पहले पहले ही फिनिश हो जाएगा। मार्च ख़त्म होने से पहले पहले हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम सिलेबस लेंगे क्योंकि पेपर तो मई में है। तब तक आपका साथ साथ पढ़ाई चलती रहेगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक काल का समय पीरियड है फ्रेंड्स, इसे गद काल भी कहते हैं। इसका समय पीरियड है संवत 1900 से 1980। फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं बता दूं कि संवत जो होता है वो हमारा 57 वर्ष पहले चल रहा है, जो ईसवी सन है उससे। अगर हम ईसवी सन में से अगर हम संवत में से 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो हमारा ईसवी सन निकल आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको सन ईसवी में पूछा है और आपने संवत में याद किया हुआ है तो आप उसमें से 57 घटा के आप उसका निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले प्रकरण 1 शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें सामान्य परिचय दिया हुआ है। गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रज भाषा ही में। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ, योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी मिले हैं, जिसका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पुछीबा, कहीबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास की ब्रज भाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है। शरीर जिनी के नित्य ते शरीर चेतनी अरु आनंद में होतु है। मैं जू हो गोरिश हो मच्छर नाथ को दंडवत करत हो। हे केश के मच्छर, हे केश वे मच्छर रंधनाथ। मैं जू हो गोरिश सो मच्छर नाथ को दंडवत करत हो। है केस वे मच्छरधर नाथ। आत्मज्योति निश्चल है अतः करण जिनके अरु मूल द्वार तय चक्र जिनी निकी तरह जाने। इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का कथन भूति अनुवाद ना हो, चाहे जो हो। है यह संवत 1400 की ब्रज भाषा गद्य का नमूना। ब्रज भाषा गद्य में देख लीजिए, सबसे पहले विट्ठल नाथ है। इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री बल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी ने श्रृंगार रसमंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा। इसकी उनकी भाषा का स्वरूप देख लीजिए। प्रथम की सखी का तू है, जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूबी कै इनके मंद हास्य न जीते है। अमृत समूहता करी निकुंज विषय श्रृंगार रस, श्रेष्ठ रसना कीनोत सो पूर्ण होत भई। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। बल्लभ संप्रदाय में इसका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता। फ्रेंड्स, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता।
इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई विठल नाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुल नाथ जी की लिखी कही जाती है, पर गोकुल नाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुल नाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण देख लीजिए इनका फ्रेंड्स। सो श्री नंद गांव में रहती हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हतो, सो जितने पृथ्वी पर मत है सबको खंडन कर तो, ऐसो वाको नेम हतो जाही, ते सब लोगन ने बाको नाम खंडन पारियो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णवन ने कही जो तेरी शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित के पास, जब हमारी मंडली में तेरे आयवे को काम नहीं, यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवत दार्ता को काम है। भगवत भगवत अंश सुननो होवे हो तो यहाँ आवो। दूसरे कवि फ्रेंड्स इसमें आएंगे नाभादास जी। इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम फ्रेंड्स नोट कर लो, नाभादास अष्टयाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोटबुक, सॉरी फ्रेंड्स बुक। इनका देख लीजिए आप भाषा का ढंग कैसा है। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करी के श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू निकट बैठते भय। तीसरे हैं फ्रेंड्स वैकुंठ मणि शुक्ल। संवत 1680 के लगभग वैकुंठ मणि शुक्ल ने जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे ब्रजभाषा गद में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स नाम इनके। वैकुंठ मणि शुक्ल ने कौन सी पुस्तकें लिखी? ब्रजभाषा गद में, नोट कर लीजिए। सब देवतन की कृपा ते वैकुंठ मणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावली के धर्म पाढ़ी वे के अर्थ यह जस रूप ग्रंथ वैशाख महात्म्य महात्म भाषा करत भय एक। समय नारद जू ब्रह्मा की सभी से उठी के सुमेष पर्वत को गए। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नचिकेता के तो पाख्यान मिला है, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं। संवत 1760 के उपरांत है। भाषा व्यवस्थित है। हे ऋषिश्वरो और सुनो मैं देखियो है सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप जब किंकर देखे, सर्प बिच्छू व्याघ्र सिंह बड़े बड़े ग्रध देखे पंथ में, पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर अरु लोहे के दंग कर मार देते हैं, आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं, सुमेरो रोम रोम खरो होत है। फोर्थ कवि फ्रेंड चौथे कवि हैं सुरती मिश्र। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर बेताल पचीसी लिखी। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, बेताल पचीसी सुरती मिश्र की, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स, खड़ी बोली में लल्लू लाल ने किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। किसने लिखी फ्रेंड्स? ये भी नोट कर लो। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने 1852 में संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। नोट कर लेना फ्रेंड्स। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी है। नमूना देख लीजिए। अब शेख अब्दुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करी के अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसर करे है अरु कहे,
या की बड़ाई चेष्टा अरु चमत्कार कहाँ कतक लिखूं कही जात नाही ताते या के पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर व मन सुबह दुनिया में प्रकट भये ताकि संक्षेप लिखत हो। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की पुस्तकें इधर उधर पाई जाती है जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना गद्य में ही होती रही। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई उस धड़ाके के साथ ना ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार की गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत रूप दिखाई पड़ा वैसा आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था वह बहुत ही अव्यवस्थित और असक्त था। उसमें अर्थों और भाषाओं को संबंध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्यमरह और कंठ भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां देखिए। उन्मत्त प्रेम सरम भा दाल भंते यदंगनहा तत्र प्रत्युहा मातुम भ्रामपि खलु कातरहा। अंगना जू है स्त्री सु प्रेम के अति आवेश करी जू कार्य करन चाहती है ता कार्य विषय ब्राहु प्रत्यहुम अधातुम अंतराउ कीबे कहम कातर कायरू है कायरू कहावे असमर्थ जू कुछ स्त्री करयो चाहे सु अवस्थ करई ताको अंतराउ भ्रम पय न करो जाई और की कितिक बात। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए। उनकी भाषा भी यही दशा है। उनकी भाषा की भी राघव सर लाघव गति छत्र मुकुट यो हयो हंस सबल असु सहित मानव उड़ी के गयो। सबल कहे अनेक रंग मिश्रित है अंशु कहे किरण जाके ऐसे जे सूर्य है। तीन सहित मानो कलिंदर गिरी श्रृंग ते हंस कहे हंस समूह उड़ी गयो है। यहाँ जाति विषय एक वचन है हसन के सदृश श्वेत छत्र है और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जटित मुकुट है। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं। कवि प्रिया रसिक प्रिया सत्सई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था। उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। खड़ी बोली का गद्य देखिए। देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिश खड़ी बोली में कुछ पद और पहेलियां बनाई थी। औरंगजेब के समय में फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली की शुरुआत कब हुई, तो ये आप नोट कर लीजिए अमीर खुसरो से। और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिससे आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिनका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरा आदि पछाही शहरों
की समृद्धि नष्ट हो चली थी। लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली की को छोड़कर मीर इंशा आदि अनेक उर्दू शायर पूर्व की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां, आगरा वाले, खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सूखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूर्व के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों के प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी हुई। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मैं मौलवियों और मुर्शियों को उदय मोहल्ला नहीं है, जो अपने ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना यह समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद में ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही। और जैसे और प्रांतों की बोलियां, फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए, लाइनें रामचंद्र शुक्ल के कथन में आ सकती है, इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलती जाती हूँ। आपको जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे आप खुद भी इसको नोट कर सकते हैं। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देशों में रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था या दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पदों में मिलती है। जैसे देखिए, भल्ला हुआ जो मारिया, बहिणी महारा कंतु, अड़बी ही पति नहे नई है, जलू तो बिन ब्रूहा हत, सो जूही हिट्टर संकट पाया, देवक लेखिय कौन मिटाया। उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदुकड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीरदास के वचन देख लीजिए, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम भय कहे भला होएगा नहीं तर भला न कोई, आऊआ न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन की महिमा, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अकबर के समय में है ये गंग कवि, इन्होंने लिखी है छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी है। किस भाषा में लिखी ये भी नोट कर लेना। सिद्ध श्री 108 श्री नाथ साही जी, दलपति अकबर साही जी, आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आए आए कुर्नेश बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करे, अपनी अपनी मिसल से जिनकी बैठक नहीं, सो रेशम के रस्से में रेशम की लू में पकड़ के खड़े ताजिम में रहे। इतना सुन के पात साई जी, श्री अकबर साई जी, आद सेन सोना नहरदास, चारण को दिया इनके 1.5 शेर सोना हो गया। इनका सुन के पात साई जी, श्री अकबर साई जी, आज शेर सोना नरहरदास, चारण को दिया इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृति न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार तब बढ़ा, तभी से इधर उधर की कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी। फ्रेंड्स आज के लिए तय काफ़ी है, कल फिर हम मिलेंगे, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे प्रकरण 1 को,
आज हम इतना ही कर पाएंगे फ्रेंड्स, फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं, कल तक के लिए बाय, सी यू अगेन।